अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कशवाला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। पॉजिटिव सोचा करें, खुश रहा करें और दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बना करें। आज हम देखेंगे कोर्स कोड PSY 515 का लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर 7 है कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिप्रेसिव एक्सपीरियंस एंड डिसऑर्डर। मोस्टली हम लेक्चर 7 में भी डिप्रेसिव एक्सपीरियंस एंड डिसऑर्डर्स को ही स्टडी करेंगे और लेक्चर 8 में भी। बड़े थ्योरेटिकल से टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं। कुछ खास कंसेप्चुअल है नहीं, फिर भी जो कंसेप्ट होगा मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इसके मैंने जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, उन्हें आप लोगों ने याद कर लेना है अगर मैं यहाँ पर ना भी पढ़ाऊँ तो, क्योंकि वो सिंपल लाइंस होती हैं, सिंपल MCQs होती है, इसलिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर करवा देती हूँ। उसके बाद आप लोग ने अपने लेक्चर्स के हैंडआउट्स को रीड जरूर करना है, क्योंकि लेक्चर्स बहुत लेंथी हैं तो हर चीज लेक्चर के अंदर कवर नहीं की जा सकती। जब आप कॉन्सेप्ट भी ले लेंगे, लेक्चर्स को कम्प्लीटली रीड भी करेंगे और थर्ड पे आप जो हाईलाइटेड MCQs होंगे उन्हें तैयार भी करेंगे, तो आई होप कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस का तो क्लियरली पता चल ही रहा होता है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है या लॉन्ग बन रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिप्रेसिव एक्सपीरियंसेस और जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इमर्ज हैं वर्ल्ड की मेजर हेल्थ के सोशल प्रॉब्लम्स का सब बायस बनते हैं, ठीक है। अब उसमें बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, सोशियो कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस वगैरह होंगी, जबकि साइकोलॉजिकल में हमारा जो लॉस ऑफ मीनिंग या लर्न हेल्पलेसनेस की चीजें आती हैं, ये सारी चीजें हमने कंप्लीटली डिटेल से पढ़ी हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी, साइकोलॉजी के और इसी सब्जेक्ट में भी। सोशियो कल्चरल एंड इन्वायरमेंट, जिसमें इन्वायरमेंट्स की चीजें अगर सोसाइटी में या कल्चर में किसी भी किस्म की कोई वार होती है किसी मुल्क में, तो उसके बाद क्या नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती हैं। डिप्रेशन जो होता है ये बेसिकली तीन टर्म्स इसके लिए यूज की जाती हैं, जिनको ये ज्यादातर डिनोट डिनोट करता है: मूड, सिम्टम्स एंड सिंड्रोम। वेस्टर्न हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो डिप्रेशन जो है, अकॉर्डिंग टू जैक्सन, उन्होंने कहा कि डिप्रेशन लैटिन वर्ड से निकला है डेप्रीमेर से, जिसके मीनिंग है प्रेस डाउन। और डिप्रेशन जो होता है वो इंक्रीजिंग जो करेंसी थी वो इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन में मेडिकली ट्रीटाइज किया जाता था। और इनिशियली स्टार्ट में डिप्रेशन को भी मेलकनली की कैटेगरी के मतलब अंडर ही इसको स्टडी किया जाता था, ये कोई अलग से टर्म नहीं बनी थी, ठीक है। मेलनकोली और डिप्रेशन को सेम समझा जाता था, मतलब इन्हें सेम वे में स्टडी किया जाता था। स्टैनले जैक्सन ने अपनी स्कॉलरी बुक के अंदर फिर दो टॉपिक लिखे थे, मेलनकोली एंड डिप्रेशन, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट वे से दोनों को डिफरेंट टर्म्स में लिखा था। बाय द 4th century AD क्रिश्चियन चर्च ने कुछ कंसेप्ट ऑफ मेलनकोली के भी दिए थे, इसी डिप्रेशन की टर्म को यूज करते हुए, जिसके अंदर उन्होंने क्लस्टर्स ऑफ फीलिंग्स के बारे में और बिहेवियर्स के बारे में स्टडी किया था। Melancholy was used extensively in Europe until the 17th century। अगर ये मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज कंसेप्ट डिलीवर करने वाली होगी वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप लोग हाईलाइटेड MCQs पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है मेलनकली की प्रमोशन की, तो उसमें जो मेजर मूड डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिसफंक्शन है, प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टरोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, ठीक है, जो कि रॉबर्ट बर्टन टॉम ने पब्लिश किया था, किसके नाम से, द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोलिया के नाम से, और ये पब्लिश हुई थी 1652। अब ये पढ़ाने वाली चीज नहीं थी हमें, जल्दी में पता भी नहीं चलता ना क्या चीज डिफाइन करनी है, कुछ चीजें ऐसी निकल जाती हैं अंदर। प्रॉब्लम्स इन साइकेट्रिक डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन। वेस्टर्न में साइकेट्री, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में भी थिंकिंग वगैरह को स्टडी किया जाता है, जिसमें हम डिप्रेसिव एक्सपीरियंस और डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत बहुत सारे कल्चर्स में जो डिप्रेशन है उसको डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जाता है। कहा अगर किसी को डिप्रेशन हो तो वो सैडनेस या गिल्ट महसूस करता है, ठीक है। और किसी कल्चर में डिप्रेशन की अलामत ये होती है कि वो सर दर्द की शिकायत करता है, और कहीं पर टायर्डनेस या वीकनेस होती है, कहीं पर हार्ट ब्रोकन की मसले होते हैं। इस तरह डिफरेंट कल्चर्स में डिप्रेशन को डिफरेंट वेज से डिफाइन किया जाता है, डिफरेंट वेज से डिफाइन किया जाता है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च जो होती है वो एंथ्रोपोलॉजी, साइकेट्री, साइकोलॉजी एंड दूसरे कोई भी प्रोफेशनल और डिसिप्लिन के अंदर इसको कंक्लूड किया जाता है। वेस्टर्न हेल्थ प्रोफेशनल एंड साइंटिस्ट ने दो अजम्पशंस डिफाइन की थी, गाइड्स की थी उन्होंने। द फर्स्ट इसके जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, हमारे माइंड में होता है, कि हम उसको किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, किस तरह से उसे प्रिवेंट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हर कल्चर में किसी भी बीमारी का इलाज जो है वो डिफरेंट वे से किया जा सकता है। द वर्ल्ड इन विच वी लाइव, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर हमें दो चीजों के बेस पर चीजों को समझने की जरूरत होती है, क्वांटिटेटिव एंड एम्पिरिकल डाटा की बेस पर।
अब कल्चर क्या है, हम सब बड़ी अच्छी तरह से इस चीज से वाकिफ हैं कि कल्चर में हम चीजों को सीखते हैं दूसरों के बिहेवियर से भी, और अपने बिहेवियर्स को भी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और हमारा मतलब क्या होता है कि हम इंडिविजुअली भी और सोसाइटी के एज अ सोसाइटी पर्सन के तौर पर भी हम ग्रोथ डेवलपमेंट या जो भी सोसाइटल एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको प्रमोट कर सकें। और कल्चर जो होती है इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल तो हो जाता है जो कि ओवरऑल सोसाइटी के मेंबर्स की एक्टिविटीज होती हैं, हर कोई जॉब्स करते हैं अपनी अपनी, या किसी की सेम भी हो सकती है, सेम रोल्स हो सकते हैं, किसी की सेम एक्टिविटीज हो सकती है। लेकिन इंटरनल वो होती है जो हर किसी इंसान की आप कह सकते हैं कि जो उसकी पर्सनल जाती खूबियां या खामियां होती हैं, ठीक है। उसके अपने बिलीव्स होते हैं, अपने उसके अपनी वैल्यूज, हर किसी का अपना एटीट्यूड होता है, हर किसी की ये चीजें जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एथनो कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है, अगर मैं आपको इन शार्ट बताऊं तो एथनो कल्चरल आइडेंटिटी होती है कि अगर आप किसी एक मतलब एक इंसान है वो सिर्फ एक कल्चरल से मुंसलिक है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा इंसान है वो दो या तीन कल्चरल से मुंसलिक रह चुका है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम कहा जाता है कि आपके पास ग्रीन पासपोर्ट भी है, या आप इंग्लैंड की नेशनैलिटी होल्डर भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, तो मीन्स दैट कि आपने 30 साल की उम्र तो पाकिस्तान में गुजारी और 30 से 60 साल की उम्र तक आप इंग्लैंड रह चुके हैं। तो आप क्या आप एक, आपके पास एक एथनो कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है, आपने डिफरेंट जो कल्चर्स के ट्रेडिशंस हैं उनकी प्रैक्टिस की हुई है। तो अगर आपके किसी भी वक्त किसी ऐसे पेशेंट के मेंटल डिसऑर्डर को स्टडी किया जाता है जो कि एथनो कल्चरल होगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पेशेंट की एथनो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन को इवेल्युएट किया जाए। लिटरेचर रिव्यू आर्टिकल्स, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के नेम्स लिखे हुए हैं। द इम्पोर्टेंट इसके डिप्रेशन ही है कि इसे आप देख रहे हैं कि ये कब पब्लिश हुआ था, इस पे आर्टिकल 1980s में हुआ था। और फिर किस तरह से कल्चरल जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिप्रेसिव एक्सपीरियंस एंड डिसऑर्डर्स में, यही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। हम लेक्चर 8 में भी पढ़ेंगे कि कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है डिप्रेसिव एक्सपीरियंस और डिसऑर्डर्स को ऑन द डिफरेंट कल्चरल मैकेनिज्म की बेस पर। यहाँ से अब हम देखेंगे कुछ कल्चरल गाइडलाइंस बताई हुई हैं। द फार्मल ट्रेनिंग के जो क्लिनिशियंस होते हैं, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। उनके लिए क्लिनिशियंस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब जो क्लिनिक के डॉक्टर्स होते हैं वहां पर जो कर रहे होते हैं, साइकोलॉजी के जो होते हैं लेकिन मतलब काम क्लिनिक्स में कर रहे होते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो साइकोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी और साइकोथेरेपीज की जो स्टडी है क्रॉस कल्चरल में उसको, उसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग उनके पास होनी चाहिए। और कल्चरल फ्लुएंसी में क्या होगा कि उन्हें वो उस तरह की लैंग्वेज और कल्चरल को डिवेलप करें जिस किस्म के लोग या पेशेंट उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कल्चरोलॉजिकल इंटरव्यू, क्लिनिशियंस जो हैं वो कल्चरोलॉजिकल इंटरव्यू भी कंडक्ट करें, ताकि वो साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज में वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है जो भी वो देना चाह रहे होते हैं अपने पेशेंट को वो उसको प्रोवाइड कर सकें, और मतलब देख सकें कि उनका जो पेशेंट है अगर वो एथनो कल्चरल आइडेंटिटी रखता है तो उसकी क्या रियलिटीज हैं, उसकी बेस पर उन्हें वो कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करेगा। तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट से जाननी होती हैं, उसे बहुत कुछ बताना होता है, जिसके लिए आपको कल्चरोलॉजिकल इंटरव्यू एक रखना पड़ता है, जिसमें आप उसके उसके साथ कल्चरल के रिलेटेड ही क्वेश्चन करते हैं। कल्चरल पार्टिसिपेशन, मुझे लगता है हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ लेक्चर लेंथी हो ही जाता है। कल्चरल पार्टिसिपेशन में बात हो रही है क्लिनिशियंस की, जो कि कहा जा रहा है कि मतलब वो उनकी पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली के साथ, या जो भी कल्चरल कंसल्टेंट हैं उनके साथ लाजमी मतलब एक जो कह सकते हैं कि बातचीत करें, ताकि वो अपने क्लिनिकल असेसमेंट को और एक ट्रीटमेंट जो प्रोग्राम उसने बनाना है उसको डेवलप कर सके। कल्चरल इक्विवेलेंसी इन असेसमेंट, क्लिनिशियंस जो होते हैं वो कल्चरल लिमिटेशंस से भी अवेयर करें। और कल्चरल कोलैबोरेशन एंड ऑप्शंस, जिसमें कल्चरल क्लिनिशियन जो है वो ट्रीटमेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स को इवॉल्व उसमें उसमें उस प्रोग्राम में भी उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, और दूसरे क्लाइंट के साथ भी कोलैबोरेट होना चाहिए, ताकि उसको नॉलेज मिलता रहे, या अगर उसे कोई डिसीजन लेना है या कोई कोई भी चीज अप्रूव करवानी है, किसी चीज का अप्रूवल लेना है तो वो उनसे ले सके। कल्चरल एस्पेक्ट्स, अगर कोई क्लिनिशियंस है तो जाहिर सी बात है उसे अपने एक्सपर्ट्स के साथ काम करना चाहिए। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, कोई भी अगर क्लिनिशियंस है तो उसे अपने पेशेंट के बारे में उसकी पेशेंट की हिस्ट्री लाजमी मालूम होनी चाहिए।
कल्चरल बॉन्ड डिसऑर्डर्स, इसमें अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो ये बात हो रही है इंडिविजुअल की या कलेक्टिविज्म की, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था। अगर कोई बंदा इंडिविजुअल है, ठीक है, और उसका कोई भी कल्चर बाउंड नहीं है, तो उससे कोई चीज ले ली जाती है या किसी किस्म की सहूलियात उससे ले ली जाती हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसे किसी चीज का सहारा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक कलेक्टिविज्म बंदा है या एक सोसाइटी पूरी मिलकर काम कर रही है, तो उनसे अगर कुछ कोई लिमिटेशंस आ भी जाती हैं, तो उन्हें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना कि किसी भी इंडिविजुअल को नुकसान हो सकता है। कल्चरल कंसिडरेशन इन एटियोलॉजी ऑफ डिप्रेसिव एक्सपीरियंस एंड डिसऑर्डर्स, इसमें बात हो रही है कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल भी होते हैं। बायोलॉजिकल क्या होंगे कि जेनेटिक्स, न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएट्स, जिसमें एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। कुछ मेंटल इलनेसेस होंगी। उसके बाद साइकोलॉजिकल में क्या होंगी कि पुअर सेल्फ एस्टीम, फॉल्टी कॉग्निशंस और पर्सनैलिटी स्टाइल्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके जब सीरोटोनिन में डेफिशिएंसी होगी या नॉरफिफ्राइन में भी कोई डिसफंक्शन होगा, तो जो फुल अंडरस्टैंडिंग होगी टियोलॉजी की, वो डिप्रेसिव एक्सपीरियंसेस और डिसऑर्डर्स का शिकार होगी, जिससे आपको एक अटेंशन रिक्वायर करने की जरूरत होगी। उसके बाद फिर माइक्रो सोशल होते हैं, जिसमें आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी और आपकी वर्क प्लेस शामिल होती है। और मैक्रो सोशल के अंदर कंप्लीटली जो एक होल सोशल चेंज होता है, या कोई भी एक क्लास स्ट्रक्चर या पॉवर्टी वार वगैरह होती है, जिसको मतलब जिसके असरात पूरे कंट्री पे पड़ते हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों पे पड़ते हैं। या माइक्रो सोशल होगा कि जो नुकसान, ये जो फायदा सिर्फ आपकी कम्युनिटी को या आपकी फैमिली को हो रहा होता है, जहां पर आप काम कर रहे होते हैं वहां पर चंद लोगों को हो रहा होता है। न्यूरोकेमिस्ट्री रिस्पॉन्ड करती है जेनेटिक एंड माइक्रो सोशल और मैक्रो सोशल वेरिएबल्स पर। उसके बाद वर्ड इन विच वी लाइफ कैन बी अ सोर्स ऑफ कंफर्ट और ऑफ मैडनेस, ये कहा था मर्जेला ने। और फिर आगे कुछ बताए भी हुए हैं चीजें जो कि डिप्रेसिव एक्सपीरियंस और डिसऑर्डर्स से लिंक करती हैं, जैसा कि सोशियो इन्वायरमेंटल में क्राउडिंग, पोल्यूशन, नॉइस वगैरह। साइको सोशल में सेक्सिज्म, इनक्वलिटी वगैरह के मसले सामने आते हैं। जबकि साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल में होपलेसनेस, बेयारो मददगार हो जाना, मायूस हो जाना, पावर ना होना, किसी चीज का खौफ या किसी चीज की परेशानी। बायो साइकोलॉजिकल में डिफरेंट किस्म की बीमारियां आ सकती हैं, मेल न्यूट्रिशन की, माइंड की, कोई स्ट्रेस, कोई भी इम्यून रिएक्शन वगैरह। लास्ट पे एक कंक्लूडिंग थॉट है कि मर्साला ने ये प्रपोज की थी डेवलपमेंटल ऑफ न्यू साइकोलॉजी 21st सेंचुरी में, ग्लोबल कम्युनिटी साइकोलॉजी, जिसमें कहा गया उसने कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है इसको वर्ल्ड वाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिस पर जो इंडिया के साइकोलॉजिस्ट थे मिज्रा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वेस्टर्न साइकोलॉजी पूरे वर्ल्ड वाइड को एक ही शेप में स्टडी नहीं कर सकती या अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हर कल्चर के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब हर कल्चर एक दूसरे से वेरी करता है, एक हर किसी के प्रॉब्लम भी एक दूसरे से वेरी करते होंगे, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइकोलॉजी इस तरह से उतना हमें फायदा नहीं दे सकती कि हम सिर्फ एक ही टर्म के अकॉर्डिंग या उसके अंडर रहते हुए तमाम कल्चर्स को स्टडी कर सके। यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 7। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।